क्लास 11 में केमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट में हमने आपको कल क्वांटम संख्याएं और उसके न्यूमेरिकल किस तरह से क्वांटम संख्याओं को निर्धारित किया जाता है, उनकी किस तरह से मान निकालते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या के बता दिए थे। आज अगली हेडिंग है पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली हमारे वैज्ञानिक का नाम है, पाउली साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक का नाम है। तो इन्होंने एक नियम दिया था इलेक्ट्रॉनों के लिए, तो ये है पाउली का अपवर्जन नियम। इनके नियम के अनुसार किसी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। क्या बोला? चारों क्वांटम संख्याओं के मान, क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। यदि मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल n, द्विगंशी क्वांटम संख्या स्मॉल l, चुंबकीय क्वांटम संख्या स्मॉल n, इन तीनों के मान समान हैं, यदि मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान समान हैं, तो निश्चित ही जो चक्रण क्वांटम संख्या होती है इसका स्मॉल s का मान कैसा होगा? असमान होगा। हम किन्हीं दो परमाणुओं के दो इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या निकालेंगे? क्वांटम संख्या के मान निकालेंगे। उसमें मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या, इन तीनों के मान दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए समान आएंगे, लेकिन चक्रण क्वांटम संख्या के मान निश्चित तौर पे भिन्न भिन्न आते हैं। तो देखें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, n बराबर 1 के कोष में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या व चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइए। अब देखो, जैसे हमें पता है जो k कोष होता है, k कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? अधिकतम इलेक्ट्रॉन बराबर 2 होते हैं, तो विन्यास हो जाएगा 1s1 और 1s2। ये पहला इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए हम चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालते हैं, तो n बराबर क्या होगा? 1 होगा। इसमें भी n बराबर क्या होगा? 1। मुख्य क्वांटम संख्या मान देखो दोनों का समान आया, एक इसका भी और एक इसका भी। अब हम निकालेंगे मान द्विगंशी क्वांटम संख्या l, तो l का मान किस पे निर्भर करता है? मुख्य क्वांटम संख्या के ऊपर। l का मान n-1 होता है, तो कितना हो जाएगा? 0। एक में से घटाया 0। यहाँ भी l का मान कितना होगा? 0 होगा। इसके बाद m मुख्य चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान l पर निर्भर करता है -l से +l तक, तो 0 मान है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 0। यहाँ भी l का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब बात करें चक्रण क्वांटम संख्या s की, तो s कोष है, इसमें एक ऑर्बिटल होता है और एक इलेक्ट्रॉन है। कैसा होगा? डायरेक्शन सीधी होगी, तो मान हो जाएगा +1/2। इसमें अगर हम चक्रण क्वांटम संख्या s का मान निकालें, 2 इलेक्ट्रॉन है, s कोष में कक्षक 1 होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ये इलेक्ट्रॉन देखो विपरीत दिशा में घूम रहा है, तो s का मान कितना होगा? -1/2। तो देखो बेटा, मुख्य क्वांटम संख्या दोनों का मान 1, चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान 0 और द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान 0 और चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान कितना आया? 0। तीनों के मान मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान समान है, परंतु s के मान में 2 क्या हो गया? भिन्नता हो गई है। s का मान +1/2 और यहाँ पर s का मान -1/2। ये दर्शाता है पाउली के अपवर्जन नियम को। एक बार फिर सुन लें, इनके नियम के अनुसार किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या तथा चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान समान होने पर निश्चित ही चक्रण क्वांटम संख्या के मान भिन्न भिन्न होंगे। अगली हेडिंग है पाउली के अपवर्जन नियम के अनुप्रयोग। इसमें पहला नियम है, देखना है, पहला नियम होता है किसी भी मुख्य ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होती है, किसी मुख्य ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम ऊर्जा, अधिकतम संख्या जो होती है वो 2n² होती है। अगर इसमें हम n बराबर 1 रखते हैं तो कोष कौन सा हो जाएगा? k कोष हो जाएगा। तो 2 × 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 रहेगा और 1 का गुणा 2 में लगाएंगे, कितना आ जाएगा? 2। अर्थात k कोष में हम अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम भरेंगे। अगर हम बात करें l कोष के लिए 2n², अगर n बराबर 2 रखते हैं तो k कोष कौन सा हो जाएगा?
L कोस हो जाएगा तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो 4 का गुणा 2 में लगाएंगे तो 4 दूनी 8। कहने का मतलब L कोस में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होंगे कितने होंगे, 8 होंगे। इसी प्रकार n बराबर 3 के लिए क्या हो जाएगा, m कोस में 18 इलेक्ट्रॉन और n बराबर 4, n कोस में कितने हो जाते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। किसी भी मुख्य ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होती है वो 2n स्क्वायर के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। अधिकतम संख्या जो होती है वो 2n स्क्वायर होती है। k बराबर 1 रखने पर मान 2 होगा, 2 रखने पर 8 आता है, n बराबर 3 रखेंगे तो 18 और 4 रखेंगे तो 32। K, L, Mn 4 आपके कोष होते हैं। इन चारों कोषों में इलेक्ट्रॉन भरने की अधिकतम संख्या 2, 8, 18 और 32 होती है। इसके बाद दूसरा रूल है, किसी मुख्य ऊर्जा स्तर में उप ऊर्जा स्तरों की कुल संख्या मुख्य ऊर्जा स्तर की क्वांटम संख्या स्मॉल n पर निर्भर करती है। कैसे सुन लें, किसी मुख्य ऊर्जा स्तर में मुख्य ऊर्जा स्तर में उप ऊर्जा स्तरों की कुल संख्या मुख्य ऊर्जा स्तर की मुख्य क्वांटम संख्या n के बराबर होती है। इसके बाद तीसरा रूल है, S उपकोष में, S उप ऊर्जा स्तर में, S उप ऊर्जा स्तर में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, P उप ऊर्जा स्तर में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, D उप ऊर्जा स्तर में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और F ऊर्जा स्तर में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन रहने की व्यवस्था होती है। इसके बाद अगला रूल है, एक ऑर्बिटल में जैसे आपका कक्षक होता है, S में कितने कक्षक, 1 कक्षक, P में 3 कक्षक, D में 5 कक्षक होते हैं। तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स की दिशाएं होती हैं, इन कक्षकों में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक कक्षक में विपरीत चक्र के 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन जो भरे होते हैं इनकी जो दिशाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, विपरीत होती हैं। एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता है। इस तरह से किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों के डायरेक्शन जो होते हैं कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं। एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, एक होता है वामावर्त तथा दूसरा होता है दक्षिणावर्त। तो ये थे आपके कुछ पाउली के अपवर्जन नियम। इसके बाद अगली हेडिंग है हुंड का नियम। अगली हेडिंग डाल दीजिए हुंड का नियम। तो